अच्छा, हरियाणा के जाट ये कहते हैं कि यशपाल मलिक हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन को बेच गया। हरियाणा में बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो जसिया में छोटूराम धाम बन रहा है, आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उनकी बी टीम कहें या कुछ कहें इस तरह का, या आरएसएस का हिडन ये एजेंडा है कि आरएसएस की पैठ पहुंचे जाटों में। कार्यक्रम में बड़े हरियाणा के जाट नेता अभय सिंह चौटाला या कांग्रेस के कोई हुड्डा या कोई और बड़े नेता नहीं पहुंचे। यशपाल मलिक की हरियाणा में अब मौजूदगी काफी कम रहती है, क्या कारण? मौजूदगी ये है, चुनाव में लोगों का ये कहना था, हरियाणा की जनता का, कि जाट समाज बिल्कुल 8-9 महीने पहले साइलेंट हो जा, नेता नेता काम करेंगे। तो नेता काम कर रहे थे अपने अपने विचारधारा पे, तो हम लोग चुप रहे। आपने कोई 9 महीने में जाट मीटिंग देखी कहीं? हमारे संगठन की कोई मीटिंग देखी हो आपने कहीं 9 महीने में? इसलिए नहीं रहे कि लोग बाग ये कहते थे पिछले चुनाव में कि हम इसलिए आ रहे, अगर जाट इकट्ठे थे, आरक्षण कर रहे थे तो दूसरे खिलाफ हो गए। अब क्यों आ रहे भाई? अब किसे गाड़ी मिल रही? आपको क्या लगता है क्यों आ रहे? नहीं, ये तो राजनीति है। नॉर्थ इंडिया में जाट राजनीति है वो खत्म होती जा रही है। आप चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे हरियाणा की बात कर लें, चाहे पंजाब की बात कर लें, तो क्या कारण है? क्या लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी उसके निशाने पर है कि जाट नेताओं को, जाट राजनीति को खत्म करना, कमजोर करना? मैंने तो आरक्षण पे ही काम करना था ना। हरियाणा में आरक्षण नहीं मिल पाया आज तक। नहीं, मैं बता रहा, मैं आपको बता, मुझे उस पे ही काम करना था। अभी मैं जसिया के छोटूराम धाम में हूँ और आज यहाँ छोटूराम जी की जयंती मनाई गई और जाट राजा महेंद्र प्रताप जी की उनका भी जन्मदिन मनाया गया। और मेरे साथ हैं बड़े इंडिया के बड़े जाट नेताओं में शुमार यशपाल मलिक जी, और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था उसमें उसकी अगुवाई की थी, बहुत सारे विवादों में भी रहे और पिछले लंबे समय से हरियाणा से दूर हैं, आज यहाँ छोटूराम धाम में आए हैं और इनसे बात करेंगे कि छोटूराम धाम जो यहाँ बनने जा रहा है, किस तरह का ये धाम बनेगा, यहाँ हरियाणा के यूथ को, जाटों के बच्चों को किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सर नमस्ते। नमस्कार जी। जी बताओ, आज ये कार्यक्रम हुआ, छोटूराम धाम के बारे में कुछ बताओ पहले। देखिए, जो छोटूराम धाम का निर्माण किया जा रहा, ये जाट कौम के साथ साथ देश भर के तमाम गरीब और जो बच्चे हैं 36 बिरादरी के, उनको भी इससे बहुत मदद मिलेगी। वो किस प्रकार से मिलेगी? ये एक तरह से फिनिशिंग स्कूल होगा, जो रास्ते बताएगा 10वीं के बाद क्या करना, 12वीं के बाद क्या करना, जो यहाँ इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इमिग्रेशन की और ये तमाम तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बाद में जाके जैसे जैसे बनता चला जाएगा, एचसीएस की, पीसीएस की, स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं, तो उनका ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोचिंग सेंटर बनेगा। और जब ये कोचिंग सेंटर बनेगा तो इसमें कोचिंग सेंटर के साथ साथ क्या होगा कि ऑनलाइन कोचिंग भी होगी। जो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है वो आईआईटी की कोचिंग दे रहा, मेडिकल की दे रहा, तो वो हमारे हर गांव से जोड़ दिया जाएगा। ऑनलाइन जो गरीब बच्चे हैं, आज स्थिति यह है कि ऑनलाइन कोचिंग की फीस भी जो अच्छी कंपनियां हैं, बायजू है, आकाश है, विद्या है, ये तमाम 40 से 60 हज़ार रुपये तक ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। हम चाहते हैं ये सस्ते में लाके 50-100 रुपये में हो जाए। तो आज इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग घर बैठे भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे कोरोना के दौरान बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑनलाइन एग्जाम दिए, तो इन तमाम चीज़ों को लेके ये एक निर्माण किया जा रहा है। और ये कोई हमने नई पहल शुरू नहीं की, हमारे पूर्वजों ने जाट कॉलेज बनाए। 1912 में जाट कॉलेज रोहतक बना, 17 में संगरिया विद्यापीठ बनी, जाट कॉलेज बड़ौत बना, 24 में जाट कॉलेज मुजफ्फरनगर बना। तमाम जातियाँ उनसे पढ़ कर निकली। ऐसे हजारों इंस्टीट्यूशन अलग अलग जगह लोगों ने बनाई। हमारी जाति ने बनाई, दूसरी जातियों ने बनाई। लेकिन अब जब कोई सामाजिक काम नहीं हो रहा था, तो हमने ये निर्णय लिया कि भाई सामाजिक काम होना चाहिए। और सामाजिक काम की शुरुआत हुई जाट आरक्षण आंदोलन में। जो सरकार ने बीच में जातियों में खाई फाड़ी थी, उससे हम लोग भी निराश थे। हम लोग चाहते थे कि देश की तमाम मुद्दों पे यहाँ बात होनी शुरू हो, अपना कोई कैंपस हो जिसमें जिस तरह आरएसएस काम करता है, नागपुर में बैठ के हेडक्वार्टर बामसेफ काम करती है, नागपुर में बैठ के ऐसे जाट सेवा संघ भी काम करे। वो सामाजिक मुद्दों के साथ साथ बाकी जो समाज के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं या दूसरी तरह के मुद्दे, उन पर भी लोगों को ट्रेंड करे, स्पेशलिस्ट लोगों से मिले। तो इसमें समय तो लगा, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया, किसान आंदोलन आ गया, किसान की भी लड़ाई लड़ने वाले यही थे। तो अभी दोबारा से जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, रणधीर सिंह जी, विंग कमांडर मलिक और तमाम हमारे 20-22 साथी इनके साथ है, उन्होंने काफ़ी मेहनत इनको करनी पड़ी। दोबारा से लोगों में उत्साह है
और उसका परिणाम भी आने लगा। एक 600 बच्चों का हॉस्टल तैयार हो गया। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंशुल रुहिल जी है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उसकी क्लासेस शुरू करूँगा, लैब वो यहाँ पे बना रहे हैं। फोगाट, दीपक फोगाट जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम इमिग्रेशन कंसल्टेंसी करेंगे, हमारे बच्चों को डोंगी वोंगी के चक्कर में ना जाना पड़े। तो ऐसे जो तमाम लोग हरियाणा के या बाहर के देश से के लोग जो भी बाहर बैठे वे अपनी कम्युनिटी की भी मदद करना चाहते हैं और दूसरे समाज की भी मदद करना चाहते हैं। तो छोटूराम धाम उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और ये मदद होनी शुरू हो जाएगी, तो बहुत से लोगों को इससे फायदा हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जब रोहतक में जो जाट स्कूल है, जाट कॉलेज है, उसी पर खतरा मंडराया हुआ है। जिस स्कूल की नींव जो छोटूराम ने रखी थी वो बंद हो चुका है, तो उसी को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता? इस नए की क्या जरूरत थी? देखिए, हर संस्था का अलग-अलग काम है। स्कूल का काम है स्कूलिंग। अब हमारे पास स्कूलिंग की कमी नहीं। आप जाओगे 5 किलोमीटर के अंदर तो आपको 2 पब्लिक स्कूल मिलेंगे, 1 सरकारी स्कूल मिलेगा। हमें फिनिशिंग स्कूल चाहिए। फिनिशिंग स्कूल का मतलब है कि आपने 12वीं तो कर ली, लेकिन आप इंजीनियरिंग में नहीं जा पा रहे क्योंकि आपको कोचिंग नहीं ले सकते, आपके माँ-बाप की इतनी हैसियत ही नहीं है, आप गाँव के गरीब है। हम लोग शहरों में रह रहे हैं, हमने अपने बच्चे इंग्लैंड में पढ़ाए हैं। तो हम लोग इस चीज़ के लिए कैपेबल है कि हम अपने बच्चों पे खर्च करें पैसा, लेकिन उसी में से हम कुछ पैसा अपने भाइयों के बच्चों पे भी कर ले सामूहिक प्रयास करके। तो ये इंस्टीट्यूशन फिनिशिंग स्कूल है। ये यहाँ 12वीं का इम्तिहान देने नहीं आएगा लड़का, 10वीं का इम्तिहान देने नहीं आएगा यहाँ। यहाँ कोई इंजीनियरिंग करने नहीं आएगा या मेडिकल करने नहीं आएगा। यहाँ दाखिले कैसे होने और उन दाखिलों के लिए क्या मेहनत करानी, हम ये गाइडेंस लोगों को देना चाहते हैं। आपने बीटेक कर लिया, अब आपको बीटेक करने के बाद कोई रास्ता नहीं, तो आप यहाँ आके एआई का कोर्स कर लो। आपने एमबीए कर ली, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आती, ये 10वीं का लड़का ये एआई नहीं करेगा, ये एजुकेटेड लोग करेंगे। तो फिनिशिंग कहाँ चाहिए? ठीक है। तो ये इस तरह का सिस्टम है कि ये फिनिशिंग स्कूल है कि आप तैयार हो, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप ना नौकरी में जा पा रहे हो, ना आप व्यापार कर पा रहे हो। यहाँ व्यापार का भी केंद्र रहेगा। जैसे अभी कुछ बच्चे आए, वे इक्विपमेंट बनाते हैं। तो ऐसे जाट बहुत फैक्ट्री लगाए हुए, मान लिया किसी को दुकान करनी, तो जब जाट व्यापारी सब एक साथ होंगे तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, 3 महीने उसकी दुकान पर रह के काम को सीख ले। तो ये बहुत वाइड है और इसके इम्प्लीकेशन में समय आहिस्ता-आहिस्ता लग रहा है, कुछ लोग आगे आ रहे हैं। तो लेकिन जिस दिन ये पूर्ण होगा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 300 करोड़ में जाके पूरा होगा। अभी लगभग 22-23 करोड़ शायद चेयरमैन साहब आए हैं, तो 22-23 करोड़ आए हैं। 300 करोड़ में ये ऐसा हो जाएगा कि यहाँ लोग बाग दूर-दूर से देखने आया करेंगे। यहाँ जाट बलिदान स्थल भी होगा, यहाँ मीडिया सेंटर भी होगा। अब आप इस लाइन में आए मीडिया में, तो आप अपनी मेहनत से आए, आपके पिता इस लाइन में थे, तो उनकी गाइडेंस से आप आ गए। तो बाकी जो आम आदमी मीडिया में आना चाहता है, उसको कैसे मिले? तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे, उसको भेजेंगे, उसको इंटरव्यू कराएँगे। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ हैं जो बाइफरकेशन में जाना चाहते हैं बच्चे। आज के कार्यक्रम में बड़े हरियाणा के जाट नेता अभय सिंह चौटाला या कांग्रेस के कोई हुड्डा या कोई और बड़े नेता नहीं पहुंचे। ये देखिए, बुलाया नहीं गया या क्या दिक्कत है? देखो, हम सबको काट देते हैं। आना आदमी की मर्ज़ी है। किस किसको दिया था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी काट दिया। अभय सिंह चौटाला जब बता रहे थे विदेश में थे, कहीं बाहर थे और उम्मीद भी थी कि 1:30-2 बजे तक आएँगे और बस पिछले 7 साल आते रहे हैं। उन्होंने कभी मना नहीं किया। और चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ थे ही। मेरे विचार से हरियाणा के 3 बड़े परिवार है, तो 3 में से 2 की नुमाइंदगी तो यहाँ हमेशा रहती है। एक है कि उनको आना नहीं आना वो अपना कुछ लोग राजनीति करते हैं तो जाट की वोट तो उनको चाहिए, लेकिन जाट के कार्यक्रमों में जाने में शर्म आती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, तमाम जगह पे, उत्तर प्रदेश में भी है। आपको कई नेता कहते मिलेंगे जाटों का मन ने ठेका ठा रखा। जिस दिन वोट का नंबर आओगा उस दिन जाट ही खड़ा होगा। तो ऐसे लोग नहीं, हमारा काम शिक्षक है, हमारा काम राजनीति में तोड़ फोड़ या किसी पे ब्लेमिंग करना नहीं है। आदमी की मर्जी है, जो राजनीति कर रहा है, अपने वर्ग की, अपनी पार्टी की राजनीति कर रहा है, वो जाए कहीं ना जाए। हमारा, आपने देखा होगा हमारे कार्ड पे कभी कोई मुख्य अतिथि नहीं होता। हम चिट्ठी सबको देते हैं, बुलाते सबको हैं। 8 साल में कोई एक नेता ऐसा नहीं, कोई मुझे ये कह दे कि या चेयरमैन साहब भी जब से हैं कि जी हमारे यहाँ कार्ड नहीं आता, हम इसलिए नहीं गए। इन लोगों को आना अपनी मर्जी है, उनके समर्थक थे, तमाम लोग यहाँ थे, उनकी पार्टी के लोग भी थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कम बड़े नेता हैं? हरियाणा में बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो जसिया में छोटूराम धाम बन रहा है, आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उनकी बी टीम कहें या कुछ कहें इस तरह का, या आरएसएस का हिडन ये एजेंडा है कि आरएसएस की पैठ पहुंचे।
जाटों में? देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने आपको बताया देश में 2 बड़े संगठन हैं। एक आरएसएस है, एक बामसेप है। और कोई भी संगठन कहीं न कहीं किसी विचार पे काम करता है। उनका विचार है हिंदुत्व का। जाट तो हिंदू आधा है, मुसलमान भी है, सिख भी है और बिश्नोई भी है। तो हम तो उस काम को कर ही नहीं सकते। उनका काम है हिंदुत्व पे समाज को बिखेरना। हमारा काम है समाज को जोड़ना, सब धर्मों के। हम ये नाम इसका छोटूराम धाम इसलिए रखा कि हम छोटूराम के विचार के आदमी, हम तुलनात्मक नहीं है। न हम आरएसएस के साथ तुलनात्मक है, न हम बामसेप के साथ तुलनात्मक है। हमारा जो भी काम है वो छोटूराम, राजा महेंद्र प्रताप, ये दोनों आइडियोलॉजी में है हमारी। महाराजा सूरजमल थे, राजा थे, पहले राजा देश में हुए जिन्होंने देश छोड़ा, बाहर जाके सरकार बनाई, अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को कब्जवा दी, स्कूल खोला, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला। और ऐसे चौधरी छोटूराम थे। उन्होंने कानून बदले, विधायिका में जाके उन्होंने वकालत में बैठ के कानून बदले। उन्होंने तमाम चीज़ एजुकेशन की समानांतर, जिस स्कूल में मैं पढ़ा, मैंने बताया भी 1924 में जाट कॉलेज मुजफ्फरनगर की स्थापना उन्होंने की थी। उनका तो तब वहाँ कोई मतलब भी नहीं था, ना वे वहाँ से राजनीति करते थे। तो ये लोग हैं, जहाँ जो जाति बहुतात में होगी, अगर आप यादवों के एरिया में जाएंगे, जहाँ जो जाति बहुतात में होगी, जब उसके नेता अपनी कौम को बदलेंगे तो सब लोग उनके साथ रहते हैं, वो भी बदली जाएगी। नॉर्थ इंडिया में जाट राजनीति है वो खत्म होती जा रही है। आप चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे हरियाणा की बात कर लें, चाहे पंजाब की बात कर लें, तो क्या कारण है? क्या लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी उसके निशाने पर है कि जाट नेताओं को, जाट राजनीति को खत्म करना, कमजोर करना? देखिए, आप अगर पिछले 100 साल में 1920 से चुनाव शुरू हुए और आज 24 है, 104 साल चुनाव होते हो गए। हमारा कौन नेता जाट नेता था? चौधरी छोटूराम ने किसान वर्ग तैयार किया, मजदूर उसके साथ था। चौधरी चरण सिंह ने किसान वर्ग तैयार किया, मजदूर उसके साथ था। पैदा तो हमारी जाति में हुए, राजनीति किस वर्ग की कर रहे थे? वो किसान वर्ग की कर रहे थे। चौधरी देवीलाल ने, जाति में जरूर जाट पैदा हुए लेकिन नेता तो किसानों के थे। वो कोई ये नहीं कि दूसरे किसान की आवाज नहीं उठाते थे। जब तक वो रहे तीनों नेता, तब तक ना तो हमें सड़क पर आने की जरूरत पड़ी, ना किसान को आंदोलन करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास प्रतिनिधित्व था अंदर। रही बात वर्तमान में भी कहाँ प्रतिनिधित्व की कमी है? हरियाणा से कितने एमपी जाट है? ये थोड़ा एक ही पार्टी के एमपी जाट होंगे तो तभी जाट होंगे। तो केंद्र में जाट मंत्री नहीं है कोई? मंत्री से क्या होता है? मंत्री तो चौधरी चरण सिंह भी नहीं थे। पहली बार 77 में, 90 में, 89 में, 79 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। मंत्री होना ना होना ये सरकारों का काम है। वो किस जाति को कितना महत्व देती है, क्या करती है। राजस्थान से है, भले ही स्टेट मिनिस्टर हो, जिन्होंने उनको वोट दी उनके मंत्री है। यहाँ जिनको वोट दी, जो उनका वोट टारगेट है, वो मंत्री है यहाँ। तो मेरा ये कहना, इन सब चीजों पे जब हम सामाजिक काम कर रहे हैं, पहली बात तो राजनीतिक चर्चा हमारा विषय नहीं है, और दूसरी बात, जब तक समाज एकजुट नहीं होगा और वो समाज दूसरे समाजों को नहीं जोड़ेगा। हमारा समाज क्या कर रहा पिछले 40 साल से? पिछले 40 साल से हम मंदिर बना रहे, हम धर्मशालाएं बना रहे, हम गौशालाएं बना रहे। क्या अगर चौधरी छोटूराम भी तुम्हें गौशाला और धर्मशाला बनवाते तो ये कौम पढ़ लिख जाते? हमारा उद्देश्य केवल एंड केवल चौधरी छोटूराम, राजा महेंद्र प्रताप जैसे जो लोग हुए, बाकी हमारे राजा हुए हैं, सूरजमल जी हुए, राजनार सिंह हुए, जवाहर सिंह हुए, ये तमाम लोग हैं। लेकिन जिन लोगों ने काम एजुकेशन पे किया, उनको क्या जरूरत थी वो देश छोड़ के जाते, वहाँ एग्जाइल सरकार बढ़ाते, पहले प्रधानमंत्री बनते। यशपाल मलिक की हरियाणा में अब मौजूदगी काफी कम रहती है, क्या कारण? मौजूदगी ये है कि हमने एक संगठन का नियम बनाया। मैं 2009 में अध्यक्ष बना और मैं इसको 2014 में छोड़ दिया, आरक्षण हो गया। तो मेरा तो अंग खत्म हो गया, क्योंकि मैंने तो आरक्षण पे ही काम करना था ना। हरियाणा में आरक्षण नहीं मिल पाया आज तक? नहीं, मैं बता रहा, मैं आपको बता, मुझे उस पे ही काम करना था। उसके बाद 2016 में हरियाणा वालों ने मारकाट मचा दी, उसमें हम तो शामिल नहीं थे। मीडिया झूठ बकता रहा, यहाँ की रोहतक की खापे थी, इन्होंने आंदोलन शुरू किया, यही उस मारकाट के जिम्मेदार थी। ये खापे ये भाग गई, सरकार ने मुझे बदनाम करना शुरू किया। 2017 का आंदोलन हुआ, फैसले हुए, लोगों को न्याय मिला। आरक्षण का मुद्दा आज भी कोर्ट में है।
अब मेरा टाइम पूरा हो गया 16 के बाद, 22 में मैंने फिर 16-17 से लगा मैं 22 में मेरा टर्म 5 साल पूरा हो गया। संघ के चेयरमैन एडवोकेट रणधीर सिंह जी है, महासचिव विंग कमांडर मलिक है और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप दहिया है। मैं राष्ट्रीय संयोजक के तौर पे काम कर रहा, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है मैं उसमें जाता हूँ, क्योंकि मैंने इसको खानदानी और जीवन याचिका का साधन नहीं बनाया। तो संघ क्यों नहीं जाट आरक्षण के लिए पैरवी कर रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना, लगातार मीटिंग होती रही, बीच में चुनाव आ गए। चुनाव में लोगों का ये कहना था, हरियाणा की जनता का, कि जाट समाज बिल्कुल 8-9 महीने पहले साइलेंट हो जा, नेता काम करेंगे। तो नेता काम कर रहे थे अपने अपने विचारधारा पे, तो हम लोग चुप रहे। आपने कोई 9 महीने में जाट मीटिंग देखी कहीं? हमारे संगठन की कोई मीटिंग देखी हो आपने कहीं 9 महीने में? इसलिए नहीं रहे कि लोग बाग ये कहते थे पिछले चुनाव में कि हम इसलिए आ रहे, अगर जाट इकट्ठे थे, आरक्षण कर रहे थे तो दूसरे खिलाफ हो गए। अब क्यों आ रहे भाई? अब किसे गाड़ी मिल रही? क्या आपको क्या लगता है क्यों आ रहे? नहीं, ये तो राजनीति है। अब महाराष्ट्र भी हार गए, कहीं हारेंगे कहीं जीतेंगे। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि न मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। कमेंट तब करना चाहिए जब आदमी एक्सपर्ट हो। मैं इस नेचर का नहीं हूँ, न मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। हार जीत अपनी अपनी राजनीतिक दलों की। क्या लगता है जाट सेवा संघ हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिला पाएगा कभी? नहीं, जाट सेवा संघ क्या, उसके लिए तो आरक्षण संघर्ष समिति है, उसकी अब जब मीटिंगें शुरू करेंगे अगले 2-3 महीने में, प्रयास करेंगे। देखो, जिस दिन हमने 2006 में शुरू किया, देश का हर आदमी यूपी में 2000 में आरक्षण मिल गया था, 9 राज्यों में 2000 में आरक्षण था। कोई आदमी ये नहीं कहता कि जाट को आरक्षण मिल जाएगा। और आपने आंदोलन देखा होगा, 2014 तक ये आंदोलन केवल हिसार केंद्रित था और अमरोहा केंद्रित था। देश के 2 जिले लड़ाई लड़ रहे थे। उसके साथ में भिवानी का कुछ हिस्सा था, जींद का कुछ हिस्सा था और फतेहाबाद का कुछ हिस्सा था। रोहतक, झज्जर, सोनीपत को आरक्षण चाहिए नहीं था किसी भी कंडीशन में। था? उनकी सत्ता थी। उनको ये बहकाया जाता था कि जब तक हम राज करेंगे 100 साल तक, तब तक हम नौकरियां तुम्हें देंगे। शुरुआत तो आप ये कर दी है कि खापों ने किया था आंदोलन। ये 16 में, 14 में जब तक मिला आरक्षण, तब तक यहाँ का कोई आदमी नहीं था। आपको अपनी पूरी वीडियो उठाएं, ठीक है, पूरी। तो इनको ये था कि भाई हमारी सत्ता है, नौकरी हमें मिली जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर हमारे हाथ में, तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं थी। हिसार के लोगों को जरूरत थी, भिवानी के लोगों को जरूरत थी। 2014 में 9 राज्यों का, मैं हरियाणा, केंद्र का आरक्षण हो गया और हुड्डा सरकार ने हरियाणा का भी आरक्षण उस आंदोलन की 3 जिलों की मजबूरी के कारण हुड्डा सरकार को वो आरक्षण देना पड़ा स्टेट में। लेकिन उसका देने का तरीका बहुत गलत था, एक अलग वर्ग बना के दिया जो सुप्रीम कोर्ट में बाकी 9 राज्यों को भी खा गया। अच्छा, हरियाणा के जाट ये कहते हैं कि यशपाल मलिक हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन को बेच गया। किसने खरीदा? कोई खरीदार हो? कोई जाट को कोई खरीदार तो हो। जाट कोई आंदोलन का खरीदार हो, कोई भी सेटिंग नहीं, सेटिंग किस बात की? क्या हमने सरकार पर दबाव बनाया? 2000 केस वापसी हुए, 400 केस वापसी नहीं हुए, वे भी कोर्ट में वापसी की वो लग गई थी। क्या जो लोग शहीद हो गए थे उनको मुआवजा दिलवाना और उनके घर वालों को नौकरी दिलवाना आरक्षण आंदोलन बेचना था? लोग ये चाहते थे ना किसी को नौकरी मिले ना किसी को मिले, गाली देने का एक मौका मिले। ये राजनीतिक चालबाजी थी दोनों की, पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष दोनों आज भी, न विपक्ष ये चाहता कि जाट समाज इकट्ठा हो, न पक्ष ये चाहता कि जाट समाज इकट्ठा हो। और ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता पूरे देश में प्रचार करने जाएंगे जाट के लिए, लेकिन जब कोई दूसरे राज्य का जाट किसी राज्य में आके संगठन तैयार करेगा तो उसके लिए तमाम राजनीतिक नेता, इसलिए हमने इससे बाहर रहे, जाट सेवा संघ का निर्माण किया और एजुकेशन पे काम कर रहे। राजनीति सबके लिए खुली है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? हरियाणा में भविष्य में कोई जाट सीएम बन पाएगा? मैंने राजनीति का कोई अनुभव किया ही नहीं। इलेक्शन तो आप भी लड़े एक तो ना, कब लड़ा? विधानसभा चुनाव लड़े ना? कोई नहीं, कहाँ से? कभी नहीं। मैं कोई चुनाव लड़ा ना लड़ सकता। मैं जब पढ़ता था तब भी मैं स्टूडेंट लीडर था, मैं तब भी टिकट ले सकता था। जो मेरी साथ के लोग हैं वे 4-4, 5-5 MLA हैं। मेरा ना राजनीति में झुकाव है ना रहेगा, मुद्दे पे झुकाव है, एजुकेशन पे झुकाव है। ये एहसान है हमारी कौम का हमारे ऊपर, हम उसकी वजह से शिक्षित हुए और हमारी जिम्मेदारी पे बैक टू सोसाइटी। चलो, बहुत धन्यवाद। और जी, मेरा नाम करमपाल जी। जी, आप अपना परिचय दे दो एक बार दर्शकों को। मैं एडवोकेट रणधीर सिंह हूँ, चेयरमैन जाट सेवा संघ। जी, आप जाट सेवा संघ का और राजनीति से कनेक्शन मत जोड़ा करो आज के बाद।
इनको सवाल आ रहा नहीं सर, मैं सारी बात समझ ठीक है, रहा हूँ। जाट सेवा संघ सिर्फ शैक्षणिक मुद्दों पर काम यस करेगा। चलो, यस बहुत यस, धन्यवाद। ये कहना चाहता हूँ मैं। चलो ठीक है, थैंक तो यू। और यशपाल मलिक जी थे और प्रधान जी हैं जो जाट सेवा संघ की अगुवाई कर रहे हैं। इनकी अगुवाई में ही जसिया में जो छोटूराम धाम है वो जाट समाज के दूसरे 36 बिरादरी के बच्चों को यहाँ शिक्षित करेगा। और यहाँ एआई से लेकर बहुत उच्च तकनीक के मतलब हाई एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी। जो बच्चे जो कॉलेज की पढ़ाई कर चुके हैं, मास्टर डिग्री कर चुके हैं, वो आगे टेक्निकल कैसे जाएं, उसके लिए यहाँ जसिया का छोटूराम धाम काम करेगा। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।